किरण कपूर और आज ज्ञान की बातों में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में इसका यूज है। और खासकर ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं डेंजरस भी होते हैं और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि हम लोग हैं ह्यूमन और डेंजरस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करके उसका यूज करते हैं। जितने भी डेंजरस चीज़ उसको कंट्रोल करते हैं और इसका यूज करते हैं जैसा ही उनका इस्तेमाल हो सके। तो इसी तरह से रेडियो वेव का भी हम लोग इस्तेमाल इतना करने लगे हैं कि वो लाइफ का रूटीन बन गया है हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि आप मोबाइल चलाते हैं तो अगर किसी से बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलूँगा, दोनों सेम ही होता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि आप कम्युनिकेशन करते हैं, दैट मीन्स आप किसी से फ़ोन से बात करते हैं, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यूज करते हैं, यानी कि किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यूज करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। अगर मैं बोलूँगी आप टेलीविज़न देखते हैं और डिफरेंट चैनल स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप रिमोट का यूज करते हैं, तो रिमोट में भी जो रेडिएशन यूज होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही कारण होता है। अगर कोई भी रिमोट सिस्टम हो जो बिना वायरलेस काम करता है, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करते हैं। तो आपका दिलचस्पी इस टॉपिक पे और बढ़ेगा, जानना चाहेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब भी कभी दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए तो सबसे पहले आप सोच लीजिएगा कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे और भी इसका एग्जांपल है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ नाम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें से एक विजिबल लाइट दिख रहा होगा, ये विजिबल लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे ही आपके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आए, आप समझ जाना लाइट के अलावा और भी कुछ होते हैं, लेकिन एक लाइट ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू कुछ देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो अभी इसको जानने से पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब मैग्नेट को रखते हैं या मैग्नेट कहीं पे भी रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बनाता है, एक वातावरण बनाता है। उस इन्वायरमेंट में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे दूसरा मैग्नेट या आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये अगर आता है तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस इन्वायरमेंट को, मैग्नेट के अराउंड इस इन्वायरमेंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग को मैग्नेट का यूज करना पड़ेगा, मैग्नेट रखना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज या आवेश को ऐसे ही रख देंगे या कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे है, तो अपने चारों तरफ उसी तरह से एक इन्वायरमेंट बनाता है जैसे मैग्नेट बनाता है। और चार्ज के द्वारा जो इन्वायरमेंट बनता है, रुका हुआ चार्ज बनाता है ऐसा, तो उसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। तो चार्ज के अराउंड इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और मैग्नेट के अराउंड इस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या होता है कि दो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग होते हैं। ऑसिलेटिंग कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होते रहता है, कम होता है, बढ़ता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कंसिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे तो ये कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऑसिलेटिंग होते हैं, मतलब ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो इसका एग्जांपल में है लाइट हो गया सबसे पहले, रेडियो वेव हो गया इसके बारे में जानेंगे, एक्सरे हो गया इसके बारे में भी जानेंगे, इसका एप्लीकेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो लाइट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो ये हमारा क्या है,
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो ये एनर्जी होता है। वेव क्या है? एक एनर्जी है, प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है। और ये ध्यान रखिए, ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है, वेव जब भी हम लोग बात करते हैं तो वेव का मतलब होता है मीडियम में प्रोपगेट करेगा, मीडियम में मूव करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन है, ऐसा वेव है जो क्या करता है, बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है। मीडियम में भी ट्रेवल करता है लेकिन बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है ना। और ये जब प्रोपगेट करता है तो याद रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आगे प्रोपगेट करेगा। प्रोपगेट करना मतलब मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें डायग्राम के थ्रू तो ये देख सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं ब्लू वाला को बोलूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे ऐसे भी हो सकता है या ऐसे। तो ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है और ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वेव क्या होता है, प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है। वेव आगे बढ़ता है जिस डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये किधर वेव बढ़ेगा, तो ये वेव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। तो याद रहे प्रोपगेशन जो वेव का होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है। तो ये एक ऐसा वेव है जिसे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिना मीडियम से ही वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। अगर वेव का बात करेंगे तो वेव होता क्या है अगर पूछेंगे, तो वेव एक क्या करता है, मीडियम में डिस्टरबेंस होता है, जो क्या करता है, जिसके कारण वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। उसी तरह से अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये मीडियम के कारण कोई अफेक्टेड नहीं होता। हाँ, अफेक्टेड होता है लेकिन बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकता है ये, है ना, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसमें होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। फिर से अगर बात करूं इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, तो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ डिटेल है। अगर जानना चाहें तो और भी जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल नेचर में भी और वेव नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये पार्टिकल बिहेवियर भी शो करते हैं और वेव बिहेवियर भी शो करते हैं, है ना। सो पार्टिकल है तो इनके पार्टिकल को क्या बोलते हैं, तो इनके पार्टिकल क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा क्या है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। एक पैकेट का एनर्जी अलग होता है, सब पैकेट का अलग अलग एनर्जी होता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जान सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये कंबाइन होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से ऑसिलेट करते रहेंगे परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इसके स्पीड के बारे में जानते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट है, बट जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका स्पीड किसी पर्टिकुलर मीडियम में सेम रहता है, और वो किसके बराबर, लाइट की स्पीड के बराबर। और लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारे के सारे कितना
जितना लाइट का स्पीड होता है उतना ही स्पीड से क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, मूव करते हैं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि 7, 6, 7, 8, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सारे के सारे इसी सेम स्पीड से, जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, यहाँ 10⁸ छूट गया है, सो 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये मैं बता दूं कि इनका स्पीड चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, अगर ये मीडियम में जाते हैं तो इनका स्पीड डिक्रीज कर जाता है, किसी मीडियम में जाते हैं तो ये डिक्रीज कर जाता है। ये जो स्पीड है ये वैक्यूम में है या एयर में भी सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो एयर और वैक्यूम में इसका स्पीड अलग है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्लास से ट्रांसमिट करेगा तो उसका स्पीड अलग हो जाएगा, वाटर से ट्रांसमिट करेगा तो उसका स्पीड अलग हो जाएगा। तो मैं क्या बताया कि इनका स्पीड वैक्यूम में सबका सेम रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ 8 10⁸ गायब है। ओके, इसमें से स्पीड का बात करेंगे, ये हमारा स्पीड रहा। उसके बाद दूसरा है वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर बोलते हैं कि होता क्या है, तो दो ये जैसे ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये पिक पॉइंट हुआ, दो पिक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे। ऐसे हम लोग ये फिगर देख के बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेट करने के बाद एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं, मतलब जहां थे वहीं पे फिर वापस आ गए उसी कंडीशन में, तो एक ऑसिलेशन बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं, एक वाइब्रेशन बोलते हैं, तो एक रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें एक साइकिल में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा और पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वेव मूव करेगा। तो एक ऑसिलेशन में जितना पार्टिकल मूव करता है उसको हम उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और याद रहे वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ यूनिट मीटर। तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। ये एक डिस्टेंस होता है, इसको दो टॉप क्रेस्ट के बीच में, पीक के बीच में। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एक सेकेंड में जितना बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करेगा, एक सेकेंड में जितना बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, फैन है, एक सेकेंड में 10 बार ऐसे ऐसे घूम रहा है तो फैन का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल एक सेकेंड में जितना बार साइकिल कंप्लीट करते हैं उस नंबर ऑफ साइकिल को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, ये संख्या होता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना होगा वो। ठीक है, उसी तरह से अगर एम्पलीट्यूड का बात करेंगे तो ये पिक वैल्यू होता है, पिक वैल्यू का यानी कि जब ऑसिलेट पार्टिकल करेगा तो इसका मीन पोजीशन होगा, उसी के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का पॉसिबल है वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है और इसका भी यूनिट मीटर में ही होता है। मैं बता दूं कि अगर पावर लेंगे तो पावर में एम्पलीट्यूड पावर होगा, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड वेलोसिटी होगा, करंट में एम्पलीट्यूड करंट होगा, वोल्टेज में एम्पलीट्यूड वोल्टेज होगा। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ वेव। तो ये जो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन चेंज होता है, ये एनर्जी को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा वेव के पास एनर्जी होगा। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड से रिलेटेड बात हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं, उसमें है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये टाइप का है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये रेडियो वेव है ना, और उसके अलावा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा, ये सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिया हुआ है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दीज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सातों टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और ये इनका वेवलेंथ दिया हुआ है, सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है।
जैसे जैसे हम लोग इधर से रेडियो वेव से गामा रे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ कम होते जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। इसमें एक एक करके सबके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा है रेडियो वेव के बारे में, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, सबको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसका हमारा हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, कैसे ये प्रोडक्शन इनका किया जाता है। तो ये चलिए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे पहला है हमारा रेडियो वेव। तो रेडियो वेव बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन में ब्रॉडकास्टिंग हो गया, है ना, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव का यूज करते हैं। रेडियो वेव जैसे ही दिमाग में आए समझ जाएंगे, ओ मोबाइल, मोबाइल से जो बोलते हैं ना रेडिएशन निकलता रेडिएशन निकलता रेडिएशन निकलता है, ये वही रेडिएशन है रेडियो वेव जो मोबाइल से निकलते रहता है। और ये रेडिएशन क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है ना। तो कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो रेडियो वेव में कन्वर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, इसलिए तो बहुत तेज में जाता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे हेलो बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर इंडिया के दूसरे छोर पे हो, वहां भी अगर हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ हेलो जिस समय बोलेंगे जस्ट उसी समय उनको हेलो सुनाई देगा, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन का स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तो बहुत स्पीड में हमारा साउंड जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलर करता है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है ना, इसीलिए स्पीड में हमारा ट्रेवल करता है। तो इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हम लोग रेडियो में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जितने भी टेलीविजन हम लोग देखते हैं तो उसमें जो सिग्नल यूज होता है, बोलते हैं ना एंटीना ठीक कर, वो सब ये सब रेडियो वेव पे ही बेस्ड होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। जितने भी ब्रॉडकास्टर जो चैनल है वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है, और वो जो रिसीव करता है वो उसे सुन पाता है, देख पाता है। रेडियो का भी यही कमाल है, जैसे हम लोग ट्यून करते हैं वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ट्यून करना मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच होता है, रेजोनेंस होता है, उसके बाद हम लोग को साउंड सुनाई देने लगता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल हो जाता है। और ये हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका रेडिएशन है, जिसका नाम है रेडियो वेव, इससे करते हैं। तो मोबाइल में भी जो हम लोग बात करते हैं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मोबाइल में टावर नहीं है, तो नेटवर्क और टावर में जो ट्रांसमिशन होता है वेव का, वो कौन सा होता है, रेडिएशन या वेव का, वो होता है यही रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियो वेव का कम ट्रांसमिशन रुक जाएगा तो हम लोग कैसे बात कर पाएंगे ऑनलाइन, वाईफाई का यूज कैसे कर पाएंगे, और फ़ोन से कैसे बात कर पाएंगे, है ना। फ़ोन से बात कर सकते हैं, वायर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर अगर एयर में यानी कि विदाउट वायर अगर यूज करना है तो रेडियो वेव बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला ही रेडियो वेव है, पहला एप्लीकेशन देख के आपको लग गया होगा कि रेडियो वेव कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस तो रडार के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए किनका, ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेजर करने के लिए, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड को मेजरने के लिए रडार में इसका यूज करते हैं। रडार एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि उसका स्पीड कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो एक्शन करना है एक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रडार का यूज किया जाता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो भी अभी नए नए गाड़ी आ रहे हैं ना, टेस्ला वेस्ला, ये टाटा का भी गाड़ी आ रहा है जो किस पे काम कर रहा है, बिना क्या बोल सकते हैं उसको, कि बिना ड्राइवर का काम चलेगा, है ना, ऑटो ड्राइवर पायलट मोड में रहेगा। तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, तो वो रडार सिस्टम पे ही काम करते हैं ऐसे सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि स्पीड को डिटेक्ट करके या किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके, है ना, उसके बाद अपना ऑपरेशन करता है, काम करता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रडार का यूज करते हैं।
इसके लिए एयर ट्रैफिक सिग्नल, एयरप्लेन के लिए एयर ट्रैफिक सिग्नल का यूज करते हैं। वेदर सिस्टम, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वेदर सिस्टम को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रडार का। तो रडार में भी इसका यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी में अगर यूज करना चाहें तो स्टडी करने के लिए सेलेस्टियल बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे चांद तारे हो गए, यानी कि स्टार एंड गैलेक्सी, जिससे रेडियो वेव इमिट होते हैं, उस रेडियो वेव को सेंस करके हम लोग उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा रेडियो वेव का एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग जानेंगे कि ये प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को ऑसिलेट करते हैं। किसमें? स्पेशली एंटीना। एंटीना क्या होता है कि दो प्लेट होते हैं, वो प्लेट दो मेटेलिक प्लेट होते हैं, मेटेलिक प्लेट में एसी सप्लाई देते हैं। जैसे ही एसी होता है तो एसी के कारण उसमें क्या होता है, चार्ज ऑसिलेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है। तो पहला मेथड वो है, एंटीना के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स रेडियो वेव का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो रेडियो वेव इस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है ना, इसका यूज करके, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आने वाला है वो है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का नाम कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, माइक्रोवेव ओवन, हाँ माइक्रोवेव ओवन, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, खाना को गर्म करते हैं, बनाते नहीं, खाना को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये माइक्रोवेव का यूज कहाँ कहाँ होता है? खाना बनाने में सबसे पहला, क्योंकि नाम ही है माइक्रोवेव। तो हम लोग माइक्रोवेव, इस माइक्रोवेव का नाम नहीं सुने, हम लोग उस माइक्रोवेव का नाम सुने हैं जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, है ना। तो फूड को वाटर को एक्साइट करके, वाटर मॉलिक्यूल को एक्साइट करके उसको हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने से ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। किसी भी चीज को अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑसिलेशन उसका कर दे, ऑसिलेट करना कर दे, एक्साइट कर दे, तो वो क्या हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक हीट प्रोड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो माइक्रोवेव वही काम करता है जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। अर्थ से सैटेलाइट तक सिग्नल भेजना हो तो उसके लिए माइक्रोवेव सिग्नल का ही यूज करते हैं, है ना। रेडियो वेव का क्यों नहीं यूज करते? रेडियो वेव का इसलिए नहीं यूज करते कि रेडियो वेव ग्राउंड वेव है, ये बादल के कारण, है ना। ये बादल जो होता है, बादल के कारण ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, या हमारा एटमॉस्फेयर के कारण ये क्या हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड का यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल को अगर हम लोग को भेजना है अर्थ और स्पेस के बीच में, तो हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं, है ना। जीपीएस, रडार, नेविगेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी माइक्रोवेव का यूज करते हैं। मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ये बादल को चीरते हुए निकल जाता है। तो ये माइक्रोवेव का हम लोग यूज करते हैं जीपीएस के लिए और रडार के लिए। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट की सहायता से अर्थ के किसी भी पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं। तो आप जब मोबाइल ओपन करते होंगे तो उसमें आपके पास क्या होगा, कंपास होगा। जब कंपास को ओपन करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ रहता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जनरली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा रहता है। वो किसकी सहायता से लिखा जाता है, तो यही है वो जीपीएस की सहायता से लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, इनका यूज होता है, माइक्रोवेव का यूज होता है। प्रोडक्शन का बात करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जैसे मैग्नेट्रॉन, जो हमारे इसमें माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है, मैग्नेट्रॉन, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स माइक्रोवेव का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। रडार में भी इसी सिस्टम से हम लोग माइक्रोवेव का प्रोडक्शन करते हैं, या रडार में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। जो मतलब कि सेंसिबल, जितना सेंसिबल बनाना रहेगा उसके लिए, मोर सेंसिबल बनाने के लिए हम रेडियो वेव से शिफ्ट कर जाते हैं रडार में, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव के। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीना, प्रोडक्शन बाय एंटीना द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे रेडियो वेव का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए, इसमें एसी का वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी करके हम लोग
इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का एप्लीकेशन ये रहा। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन हल्का 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 रेड की तरफ आ रहे हैं हम लोग। रेड दैट मीन लाइट, रेड लाइट की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो इंफ्रारेड हो गया। इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी बाकी जैसे रेडियो वेव का बात करूं, रेडियो वेव का सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, आगे बढ़े माइक्रोवेव का थोड़ा ज्यादा, इंफ्रारेड का उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इंफ्रारेड का। तो ये हमारा इंफ्रारेड सिग्नल है। अगर इनका एप्लीकेशन का बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन होता है इसका नाइट विजन डिवाइसेस जैसे कैमरा में हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड जैसे ही दिमाग में आज समझ जाएंगे हीट, कोई बड़ी गर्म है, गर्म है तो उससे क्या निकल सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। जो भी बॉडी हीटेड है 0 केल्विन के ऊपर, वो सब इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है। मैं भी इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा हूँ, ये बोर्ड भी इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है, ये पेन भी इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट कर रहा है। क्यों इमिट कर रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं। और वो इमिट अगर हम लोग सेंस कर लें तो सेंस करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनका डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसका थर्मल इमेजिंग के लिए हम लोग यूज इन नाइट विजन डिवाइसेस जैसे थर्मल कैमरा का यूज करते हैं, जो रात में भी दिखाई देता, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट ब्लैंक कैमरा लगा दिए, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज उसका हम लोग सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अलग अलग बॉडी अलग अलग हीट रेडिएशन इमिट करता है उसी बेस पे। तो अभी कैमरा आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द कैमरा अब इंफ्रारेड कैमरा रहते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं कि नाइट विजन भी रहता है। तो पुराने कैमरे थे जिसमें नाइट विजन नहीं रहता था, लेकिन अब नए कैमरे में नाइट विजन रहता है। याद रहे, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है लेकिन क्लियरली विजिबल रहता है। ये नहीं सोचिएगा कि विजिबल नहीं होता होगा, तो क्लियरली पूरा विजिबल रहता है। तो ठीक है, रिमोट कंट्रोल में भी इंफ्रारेड का ही यूज करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं रिमोट में, तो थोड़ा सा रिमोट को आप क्या कीजिए, ऐसे करके देखिएगा, उसका कोई भी बटन टिप के देखिएगा, स्लाइटली रेड जलेगा, स्लाइटली रेड जलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें हम लोग जो सिग्नल यूज किए हैं वो इंफ्रारेड का यूज किए हैं। और इंफ्रारेड किसके लिए, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए भी, वॉकी टॉकी का नाम सुने होंगे, वॉकी टॉकी में भी हम लोग वॉकी टॉकी क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, उन लोग को देखोगे कि एक वॉकी टॉकी, या सिंपल सा पुलिस वाले को देखोगे एक ऐसा कुछ डिवाइस रखे रहते, इतना बड़ा सा काले कलर का, उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ आते रहता है, फिर ये चैनल मूव करते हैं, फिर ये बोलते हैं, इनका आवाज़ दूसरे जगह जाता है। तो ये जो होता है वॉकी टॉकी होता है, वो पुलिस वाले यूज करते हैं, या रेलवे स्टेशन पे यूज किया जाता है ना, या गार्ड द्वारा यूज किया जाता है, रेलवे गार्ड द्वारा यूज किया जाता है, रेलवे पायलट द्वारा यूज किया जाता है। और इससे यूज करने से ये किस पे बेस्ड काम करता है, तो ये इंफ्रारेड इसमें सिग्नल पे काम करता है। वाईफाई भी इंफ्रारेड सिग्नल पे, ब्लूटूथ भी इंफ्रारेड सिग्नल पे ही काम करते हैं। तो रिमोट, ब्लूटूथ, ये सब हमारा क्या हो गया, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। तो ये ग्राउंड पे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेडियो वेव से ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्या कर सकता है, दूर तक आराम से ट्रेवल कर सकता है और हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें ट्रांसमिशन में कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगा, तो जल्दी ज़्यादा दूर कैच करना, सिग्नल को भेजने का जरूरत नहीं। तो छोटे छोटे शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग जब भी शॉर्ट रेंज के लिए एप्लीकेशन करते हैं, रिमोटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो इंफ्रारेड का यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिसिन में इंफ्रारेड लैम्प का यूज करते हैं, मसल रिलीफ के लिए, मसल रिलीफ या फिजिकल थेरेपी के लिए भी इंफ्रारेड लैम्प का यूज करते हैं। इंफ्रारेड लैम्प से क्या होता है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है और हीट के थ्रू मसल रिलैक्सेशन कराया जाता है या थेरेपी, फिजिकल थेरेपी किया जाता है। इसका प्रोडक्शन का बात करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म रहेगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करेगा, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। कुछ एलईडीज होते हैं, जो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, वो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं।
है ना। तो और लेजर भी होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विजिबल लाइट, जिसके बारे में सब कोई जानता है। लाइट होता है ये जो हम लोग को दिखाई देता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हम लोग के लिए विजिबल होता है। यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विजिबल है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। तो ये विजिबल लाइट होता है। इसका वेवलेंथ का बात करेंगे या इसके फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड ज़्यादा होता है। इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे तो एप्लीकेशन जितने भी ह्यूमन बॉडी है इन्हीं कारण से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यानी लाइट के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है हमारे लिए। हम कैसे लाइट के कारण ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट जरूरी रहेगा। उसके अलावा ये ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे हो गया टेलीस्कोप हो गया, कैमराज हो गया, इन सब में भी इसका माइक्रोस्कोप हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इसमें भी हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस में इसका लाइट यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कैमरा में लाइट के बिना कैमरा काम नहीं करेगा। टेलीस्कोप लाइट के बिना हम लोग कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। टेलीस्कोप किसी चीज़ का इमेज नहीं बना पाएगा बिना उससे लाइट निकले। सॉरी, जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का बात किया जा रहा है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल का बात नहीं करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी बिना लाइट के विजुअल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को नहीं कराएगा, है ना। ये इसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फ्लूसेंट मटेरियल होते हैं जिससे लाइट इमिट होता है। उसके अलावा एलईडी का भी यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने के कारण सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लाइट का इंडक्शन होता है। उसके अलावा और भी हम लोग क्या करते हैं, करंट देते हैं फिलामेंट में, और फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से फिर लाइट इमिट होता है, इल्यूमिनेट करता है। प्रोडक्शन का बात करेंगे तो ये होता है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडियो विजिबल लाइट क्या होता है, इमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड एटम जंपिंग टू हायर एनर्जी लेवल एंड देन रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है जो सेमीकंडक्टर में, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे बल्ब में तो बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, और फिलामेंट हीट होने के कारण लाइट इमिट करता है, गर्म होने के कारण लाइट इमिट करता है फिलामेंट। उसी तरह एलईडी का बात करेंगे तो एलईडी सेमीकंडक्टर से बना होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण लाइट का इमिशन होता है, अलग अलग एक्साइटेशन होता है जिसके कारण अलग अलग कलर के एलईडी देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एलईडी ग्रीन कलर का, उसी तरह से अलग अलग कलर का एलईडी होता है, उसके लिए अलग अलग सेमीकंडक्टर एलवाई का यूज करते हैं बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्योंकि ये भी हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानेंगे कुछ अगले टॉपिक में। लेकिन हम लोग अभी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जान रहे हैं, तो फिर से आते हैं अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अल्ट्रा वायलेट राइट, वायलेट अल्ट्रा वायलेट, यानी लाइट से जुड़ा हुआ है। लाइट से जुड़ा हुआ इंफ्रारेड था, अल्ट्रा वायलेट था। लाइट के 7 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, रेड होते हैं, विबग्योर होते हैं ना, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं और ब्लू होते हैं, है ना, और इसके अलावा रेड होता है। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब कंपोनेंट है जो इंफ्रारेड के नज़दीक लाल लाइट का रेड लाइट टच होता है, अल्ट्रा वायलेट से वायलेट लाइट का टच होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है। अल्ट्रा वायलेट का फ्रीक्वेंसी लाइट के फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब अल्ट्रा वायलेट वायलेट को टच कर रहा है। रेड और वायलेट में फ्रीक्वेंसी अगर पूछेंगे किसका ज़्यादा है तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा, है ना। सो ये ज़्यादा होगा, लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रा वायलेट का। इसका मेन सोर्स क्या है तो सन है, सन से भी अल्ट्रा वायलेट रे निकलते हैं, यानी कि स्टार से अल्ट्रा वायलेट रे निकलते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण भी इसमें
हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहाँ भी अल्ट्रावायलेट रे इमिट होता है। यानी कि अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका एप्लीकेशन था, तो अल्ट्रावायलेट रे का मेन एप्लीकेशन जो है वो है स्टेरलाइजेशन के लिए। अल्ट्रावायलेट रे का यूज हम लोग जनरली करते हैं बैक्टीरिया, वायरस जो फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं उसको मारने के लिए, यानी कि फूड को क्या करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। उसके अलावा हमारा मेडिकल इक्विपमेंट है उसको भी साफ सुथरा करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ही हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा इसका यूज होता है टैनिंग के लिए, टैनिंग स्किन का टैनिंग करने के लिए भी, साफ सुथरा करने के लिए हम लोग इसका ही यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट पता लगाने के लिए या बॉडीली फ्लूइड के को डिटेक्ट करने के लिए, ये सब के लिए किसका यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट रे का ही यूज करते हैं। और अल्ट्रावायलेट रे का यूज एक और है जो हम लोग करते हैं अल्ट्रा यूवी डांस के लिए। यूवी डांस, अल्ट्रावायलेट डांस, उसमें क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट डांस में सारे लाइट को बंद कर देते हैं। हम लोग जो पहना रहता है, जो चीज़ विजिबल कराना रहता है उसको केवल व्हाइट कलर का रहता है, बाकी सब डार्क कलर में रहते हैं। और बाकी जो विजिबल है वो क्या होगा, जैसे अगर मैं खड़ा हो जाऊं और सारा लाइट बंद करके केवल यूवी लाइट को मैं छोड़ूंगा तो केवल ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, वाइट है, हल्का सा वाइट है, थोड़ा सा वाइट है, तो ये चमकता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हमारा कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं रहेगा। तो उसी तरह से आप देखोगे कंकाल डांस कर रहा है, भूत डांस कर रहा है, तो कोई ऊपर से उड़ के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी का मूड़ी कट गया, ऐसे जा रहा है, तो वो सब जो डांस उन्स करते हैं वो यूवी डांस करते हैं, उसमें सारी लाइट को बंद कर दिया जाता है, केवल अल्ट्रावायलेट ही रखते हैं। तो ये हमारा यूवी डांस हो गया। प्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका मेन सोर्स है। आर्टिफिशियल सोर्स का बात करेंगे तो ये मरकरी वेपर लैंप और ब्लैक लाइट के थ्रू ये क्या किया जाता है, प्रोडक्शन कराया जाता है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रे का यूज आप लोग देखे होंगे, जैसे दुकान में जाते हैं, खासकर ठंडे के मौसम या बरसात के मौसम में, जिस समय बहुत सारे कीट पतंग रहते हैं, उस समय आप दुकान में जाएंगे तो एक दुकान के साइड में एक बॉक्स रखा रहता है जो ग्रिल जिसमें पतले पतले लगे रहते हैं, और उसमें 2 ट्यूबलाइट जलता हुआ रखता है, जिसका ट्यूबलाइट का कलर थोड़ा सा वायलेट होता है ना, और ट्यूबलाइट जलते रहता है, वहाँ पे कीड़े आके पूरा जमा हो जाते हैं। तो वे कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करने के लिए भी उसका यूज करते हैं, सफाया करने के लिए भी उसका यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रे का। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन बहुत ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, है ना, हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन अगर वो जंप करके लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सरे। एक्सरे क्या है? तो एक्सरे नाम सुने होंगे तो सबसे पहले आता होगा कि किसी का पैर हाथ टूटता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और एक्सरे कराते हैं। तो हाँ, इसका एप्लीकेशन वही भी है, वो भी है। क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स, मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, मेडिकल में इसका यूज करता है इंटरनल ऑर्गन्स को इमेजिंग करने के लिए, पिक्चर लेने के लिए ये हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना, बॉडी, इंटरनल बॉडी पार्ट को। इस सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ज़्यादातर हड्डी का हम लोग देखते हैं, तो हड्डी के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सरे का, है ना, जनरली बोन्स हो गया, और ऑर्गन का भी हम लोग करते हैं। सिक्योरिटी स्कैनिंग के लिए जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं तो हमारा बैग्स को स्कैन किया जाता है, तो बैग को स्कैन करने के लिए भी एक्सरे का ही यूज करते हैं, या डेंजरस ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सरे का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में अगर कोई भी इंडस्ट्री है, इक्विपमेंट है हमारा, मेटालिक इक्विपमेंट है, उसमें कुछ फ्लोज हैं, क्रैक्स हैं, ये सब को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। उनके स्ट्रक्चर में कुछ फॉल्ट है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि कोई मान लो कि रोड बना है और अंदर से इसमें वॉइड है, तो कैसे पता चलेगा, वॉइड मतलब कि गड्ढा है इसके अंदर में, तो पता तो नहीं चलेगा ऊपर से। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अगर वैसा है, अगर इंडस्ट्री में अगर हो तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के लिए इंडस्ट्री में
एक्सरे का यूज करते हैं या यूवी का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट का, जिससे हम लोग फ्लॉज को पता लगाते हैं, डिटेक्ट लगाते हैं, किसके थ्रू, एक्सरे या अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू। अब प्रोडक्शन का बात करेंगे तो प्रोडक्शन अगर देखेंगे एक्सरे का, तो एक्सरे जनरेटर होता है, जनरेटर एक्सरे जनरेटर ट्यूब होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड एक्सेलरेट करते हैं, हाई एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करके मेटल प्लेट से, टारगेट मेटल से टकराते हैं। जैसे टारगेट मेटल से टकराता है तो मेटल इमिट करता है एक्सरे। When electron collide with the target, X-ray are emitted, X-ray emit होता है। तो ये एक मेथड है। दूसरा इसका मेथड है कॉस्मिक फिनोमिना, स्पेस में, इसमें भी एक्सरे का इमिशन होता है। एक्सरे के बाद आता है गामा रे। गामा रे बोलेंगे ये क्या है, तो गामा रे भी एक तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो 7th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका अगर एप्लीकेशन का बात किया जाए तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर सेल को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ये गामा रे का यूज करते हैं। लेकिन ये बता दूं कि एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये तीनों जो होता है इनका फ्रीक्वेंसी लाइट के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हजार्डस होते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट, जैसे आपने सुना होगा कि सन से परावैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट रे आने लगा है क्योंकि हमारे ओजोन लेयर में क्या हो गया है, होल हो गया है। तो अल्ट्रावायलेट रे सीधे पड़ता था, और सीधे पड़ने से अगर हमें डायरेक्ट ज़्यादा देर तक अल्ट्रावायलेट के अगर में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो स्किन कैंसर होने की संभावना होती है। तो ज़्यादातर धूप में घूमेंगे, और अगर धूप में अल्ट्रावायलेट रे है, अब तो ओजोन लेयर लगभग हील हो गया है, नहीं तो पहले क्या था कि वो होल हो गया था उसमें, क्योंकि हम लोग एक समय था जिसमें रेफ्रिजरेटर का यूज करते थे, जिसमें से CFC गैस निकलता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन के लेयर में ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता था, और ऑक्सीजन तो में कन्वर्ट कर देता था और वहाँ ओजोन खाली हो जाता, और इसीलिए वो बड़ा सा वॉइड बन गया था जिससे अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट पास होके आता था। लेकिन अल्ट्रावायलेट रे, ओजोन क्या करता था, अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब ओजोन वहाँ नहीं था तो अल्ट्रावायलेट सीधे पृथ्वी पे आता था, जो पेड़ पौधे, एनिमल्स इस पे इससे अफेक्टेड होते थे। तो खासकर ये अफेक्टेड होते थे, तो इसमें ज़्यादातर हमारे स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर होने की संभावना होता था। उसी तरह से अगर एक्सरे का बात करें, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होता है तो ये और ज़्यादा हानिकारक होता है ना। तो एक्सरे पहले किया जाता था जब किसी को, तो पूरा जो एक्सरे करने वाला रहते थे वो पूरे एप्रोन पहने रहते थे। एप्रोन कहने का मतलब कि एक ऐसा ड्रेस पहने रहते थे जाकि उनके पास सिग्नल वो ना पहुंचे, और उसके बाद उनका क्या एक्सरे कराया जाता था। लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम लोग कुछ न कुछ करके उपाय बना लिए और आराम से अब एक्सरे करते हैं, उससे हमारे कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा रहा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे एक्सरे के अलावा, तो गामा रे का बात करेंगे, ये और ज़्यादा डेंजरस होता है। हाँ, एक्सरे के कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहने से हमारे पास हमें कैंसर हो सकता है, ऑर्गन्स कैंसर हो सकते हैं, है ना। ऑर्गन कैंसर हो सकते हैं, और बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहने से सडन डेथ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है गामा रे। गामा रे का फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होता है, तो ये और ज़्यादा हजार्डस होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर इसके गामा रे के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आता है तो उसका एक एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सीधे वो खत्म हो जाएंगे। तो जैसे, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रहता है। इसका पेंट्रेटिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मोटे मोटे वाल को भी ये क्या कर सकता है, पेंट्रेट कर सकता है। तो पेंट्रेटिंग पावर भी इसका क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे तो ये कैंसर किलिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके कारण कैंसर भी होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, इंडियन है, हम लोग को बताया गया है कि जिसके कारण कोई बीमारी होता है तो इलाज भी वहीं पे होता है, वहाँ इलाज भी वही होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज के वैक्सीनेशन का हम लोग खोज किए थे, है ना। उसी का यूज करके यहाँ पे गामा रे से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, कि गामा के थ्रू कैंसर तो होता ही है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैंसर
थेरेपी में उनको क्या करते हैं, उनके सेल जो सेल खराब हो चुके हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सेल के ग्रोथ को जो रुक जाता है उसको डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसके थ्रू? गामा रे के थ्रू। फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको ठीक ठाक करने के लिए, फल मतलब धोने साफ सफाई करने के लिए, या बोल सकते हैं बैक्टीरिया वायरस को फूड प्रोडक्ट में रहता है उसको मारने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा अगर एस्ट्रोनॉमी में बात करेंगे तो हाई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट लाइक सुपरनोवा, जो सुपरनोवा इवेंट होता है उसका डिटेक्शन करता है, क्योंकि वहीं से गामा रेडिएशन बहुत ह्यूज अमाउंट में निकलते हैं, ब्लैक होल से निकलते हैं। तो ये रेडिएशन को कौन सेंस करता है? तो टेलीस्कोप होता है ना, स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो इसको क्या करता है, सेंस करता है। तो गामा रे इसका एप्लीकेशन होता है एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए, यानी कि ये जो हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है, सुपरनोवा इफेक्ट या ब्लैक होल, ये सबको समझने के लिए भी, स्टडी करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन का बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसके यानी कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके जब होता है तो गामा रे निकलता है, अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, सबसे ज़्यादा उसमें अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। कॉस्मिक इवेंट होते हैं जैसे सुपरनोवा, उसमें भी गामा रेडिएशन निकलता है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भी गामा रेडिएशन निकलता है। तो ये सब है इनका कॉज जिससे निकाल सकते हैं। आर्टिफिशियली हम लोग अगर गामा रे निकालना है तो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के सहायता से या पार्टिकल एक्सेलेरेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक गामा रे निकालते हैं। तो जनरली लैब में जो यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पार्टिकल एक्सेलेरेटर के थ्रू गामा रे निकालते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में गामा रे तो निकलता है लेकिन इसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये डेंजरस होता है, हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे हमको इसके द्वारा जो रेडियो एक्टिव डीके होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, वहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज करके पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म होता है तो वेपर बनता है, वेपर होता है तो उसे टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन जब चलता है तो जनरेटर चलता है, उससे जनरेटर कनेक्टर रहता है, जब जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। तो इससे जो गामा रे निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, जिससे क्या होता है, ढक देंगे ताकि रेडिएशन बाहर ना निकल पाए। तो ये हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने क्या देखा कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। जैसे ही हम लोग अगर बात करते हैं विजिबल लाइट से पहले का, बाद का, वो सब अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, तो बहुत डेंजरस होते हैं। उसके अलावा अगर नीचे बात करें तो नीचे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये सबका एप्लीकेशन, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबका अपना अपना अहमियत है, सब अपने जगह पे कुछ ना कुछ यूजफुल है और ये डेंजरस भी होते हैं ह्यूमन के लिए। ये रेडिएशन अगर इन्वायरमेंट में बढ़ते जाएगा तो हमारा हीट, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हीट, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो एक तरह का एनर्जी है। इन्वायरमेंट में एनर्जी फैलेगा तो हीट बढ़ेगा, है ना, मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे और उससे क्या होगा, हीट बढ़ेगा। तो ये हमारा हुआ। उसी में विजिबल लाइट का अगर बात करेंगे तो विजिबल लाइट में रेड, येलो, वायलेट, ये सब जो होता है लाइट जो होता है, तो रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। किसमें, अगर विजिबल लाइट का बात करेंगे तो। उसके अलावा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इसी ऑर्डर में हम लोग को रेडियो वेव के बारे में लिखना है। इससे क्या होगा, रेडियो वेव का ये एक ऑर्डर दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर दिया हुआ है, उसी में लिखा हुआ है, इसलिए आगे पीछे नहीं बोलना है, इसी फॉर्म में बोलना है। पहला हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद क्या हो गया, विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, इसी ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। इनका वेवलेंथ अलग अलग होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है और सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का होता है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो गामा रे का होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे रेडियो वेव का। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ऑसिलेशन बहुत कम हो रहा है, और यहाँ पे ऑसिलेशन उतना ही समय बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी
कम होता है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन। इसके एप्लीकेशन को जाने, प्रोडक्शन को जाने और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम लोगों ने देखा। और क्यों हजार्डस है ये हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो ये अभी हम लोग इसके कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे हम लोग जिसका एप्लीकेशन कर एक एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ बन गया, रूटीन बन गया है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर का डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो हम लोग बहुत पीछे रहते, है ना। जितने भी रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस है, सेंसर लगा होता है, सब में रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है। तो चलिए अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सजेस्ट कर सकते हैं लास्ट में हमें कुछ टॉपिक, अगर टॉपिक कुछ देना चाहें सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।